नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने साल 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है, जो बीते बजट की तुलना में 31.5% ज्यादा है। दरअसल बीजेपी सरकार का संकल्प है कि इस बड़े बजट के जरिए दिल्ली को विकसित करना है। इस बार के बजट में महिला सुरक्षा और सम्मान, यमुना सफाई, स्वच्छ जल, आयुष्मान योजना सहित कई बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी इस बजट में बड़े प्रावधान हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस भारी भरकम बजट के जरिए विकसित दिल्ली के रोड मैप की बात कर रही हैं। क्या दिल्ली सरकार का यह बजट हर वर्ग की उम्मीदों का बजट है? क्या इस बजट के जरिए दिल्ली में विकास की बयार बहने वाली है? यह सवाल है। तो आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि इस बजट का कितना फायदा होने वाला है। हर वर्ग को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश दिल्ली सरकार ने की है और विकास का जो वादा लगातार बीजेपी सरकार करती रही है, उस पर कितना साकार बैठेगा ये बजट। और हर वर्ग को जो साधने की बात इस बजट में देखने को मिल रही है। 1 लाख करोड़ का एक भारी भरकम बजट है, 31.5% बीते बजट की तुलना में है। आर्थिक नजरिए से इसके क्या मायने हैं और व्यापारियों को इसका कितना लाभ होगा, आम लोगों को इसका कितना फायदा होगा, तमाम सवाल अब बनने लाजमी हैं। हम करेंगे चर्चा। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। विनोद वार्ष्णेय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। और के मित्तल सर अर्थशास्त्री हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। शुरुआत में अनिल बंसल जी आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरह की बजट को क्या रूपरेखा दी गई है, किस तरह का निर्माण किया गया है? बड़ा बजट दिल्ली सरकार कह रही है, विकसित दिल्ली का रोड मैप तैयार करने की बात इसमें कही जा रही है, कैसे देखा जाए? देखिए, दिल्ली तो विकसित है ही, देश की राजधानी है। उसको नहीं मान सकते कि वो कोई विकसित है जी। लेकिन 1 लाख करोड़ का बजट, बड़ा बजट जी, 31% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। और जो उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए वाली चुनाव से पहले घोषणा की, भाजपा अमल में लाएगी कि नहीं लाएगी, उस पहले बजट में उन्होंने उसका दान किया जी। 5100 करोड़ रुपए। तो पर मुख्य बात यह है, दिल्ली एक औद्योगिक नगरी नहीं है, हम सब जानते हैं। यहाँ अब औद्योगिक क्षेत्र नहीं रहे हैं, प्रदूषण की यहाँ समस्या है। यहाँ दिल्ली एक तरह से ट्रेड सेंटर है, पूरे भारत का एक ट्रेड सेंटर है। तो यहाँ ट्रेडर्स को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। और जो प्रदूषण की समस्या है उससे हम सब वाकिफ हैं। गंदे जल की निकासी की समस्या है, स्वच्छ पानी की समस्या है, झोपड़ी की समस्या, ये सब चीजें हैं। इस बजट में रेखा गुप्ता जी ने 27 साल बाद बीजेपी का रचाया है। मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में पहली 1993 में सरकार बनी थी बीजेपी की। फिर दिन साहब सिंह जी रहे, फिर स्वराज रहे, और 98 में जब बीजेपी गई, उसके बाद अब इतने 27 वर्षों बाद भाजपा में प्राप्ति हुई। तो निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो भाजपा ने चुनावी वायदे किए, उनको एक लक्ष्य भी है और एक चुनौती है। तो उस नाते जो उन्होंने टारगेट रखा है बड़ा है, इसमें कोई स्थिति नहीं है। पर ये भी सोचना पड़ेगा कि पैसा आए कहां से। ठीक है, क्योंकि पास्ट के जो हमारे अनुभव हैं, बजट बनाते हैं सरकारें और फिर खर्च नहीं कर पाती। सबके आप उठाकर देखिए, जो बजट के लक्ष्य है, अनुमान है, उसका 70% रह गया, 75 रह गया, 80 रह गया। बड़े बजट के लक्ष्य हम तय करते हैं, पर उसको खर्च करें, उसको लक्ष्य को हासिल करें, तो वास्तव में हम अपने मिशन में कामयाब होंगे और लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खर्च करेंगे। ठीक है, मित्तल साहब मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले विनोद जी मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। बजट को किस तरह से देखा जाए? बड़ा बजट है और तमाम वर्गों को छूने की कोशिश, साफ पानी का वादा इस बजट में। इस बजट में झुग्गियों को मॉडिफाई करके लोगों को घर देने का वादा है। इस बजट में छात्रों को साधा गया, युवा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बड़ा बजट है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई है, व्यापारियों को साधने की भी बात सरकार की तरफ से की जा रही है। कैसे देखा जाए ये बजट? देखिए, सबसे बड़ी जो देखने की चीज़ ये है, जो ओझल रहती है नज़रों से, जी, दिल्ली की
दिल्ली राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को देखते हुए जी, जो 11 लाख करोड़ से ऊपर है, तो आप कह रहे हैं भारी भरकम बजट 1 लाख करोड़ का, उस नज़रिए से तो ठीक है कि पिछली बार 76,000 करोड़ का था जो बढ़ा कर 77,000 करोड़ कर दिया था, उसको देखते हुए देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज, 30-31% का की बढ़ोतरी है जी। लेकिन ये देखते हुए कि दिल्ली की सकल घरेलू उत्पाद 11 लाख करोड़ है और उसमें 1 लाख करोड़ का बजट बताता है कि जीडीपी का केवल 9% साइज है इस बजट का। जी, आप किसी भी स्टेट के बजट को देख लीजिए उठा करके, जी, यूनियन टेरिटरीज और भी है उनके भी देख लीजिए, जी, ये 27-28% से लेके 33% तक बजट साइज होता है जीडीपी का। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, पिछली बार भी ये बात मैं कहता रहता हूँ जी, कि दिल्ली का बजट, जितना बड़ी आबादी है, इस समय 2 करोड़ 20 लाख की आबादी अनुमानित है, जी, 11 लाख करोड़ की जीडीपी है जी, और सिर्फ 1 लाख करोड़ का बजट साइज है, जी, ये दिल्ली की ज़रूरतों के देखते हुए कम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा कम क्यों रहता है। जी, पहले भी कम था, 10 साल से कम था, उससे पहले भी कम था, आज भी कम है। इसकी सीधी सी वजह ये है कि दिल्ली के लोग जो डायरेक्ट टैक्स के रूप में पैसा केंद्र सरकार को देते हैं, उसमें से वांछित हिस्सा जी, दिल्ली को नहीं मिलता है। आप देख के, ये मैं अगर आंकड़े बताऊं, बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन निश्चित रूप से डायरेक्ट टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को दिल्ली से 2 लाख करोड़ से ऊपर राशि मिलती है। और जैसे रेखा जी जब बजट पढ़ रही थी तो मैं सुन रहा था जी, कि स्पेशल ग्रांट के रूप में 7-8 हज़ार करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो पिछली बार इतने नहीं देते थे, वो राशि बढ़ गई है। लेकिन ये देखते हुए कि 2 लाख करोड़ से ऊपर डायरेक्ट टैक्स दिल्ली वाले देते हैं, अब दिल्ली को देते क्या हैं? तो ये एक वजह है जिसकी वजह से दिल्ली का बजट छोटा रह जाता है। जी, जहाँ तक बजट के उसके स्वरूप की बात है तो बहुत सी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जी, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि 15,000 करोड़ रुपए इस 1 लाख करोड़ के बजट को चलाने के लिए आपको बाजार से लोन लेना है। केंद्र से जो अतिरिक्त पिछले सालों के बजट की तुलना में जो अधिक राशि मिल रही है, उसके अलावा भी आपको 15,000 करोड़ रुपए का लोन जो है बाजार से उठाना पड़ेगा। फिर बजट में ये सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं है अभी। जब सारे डॉक्यूमेंट सामने आ जाएंगे, मैंने वेबसाइट चेक करी थी दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की कि शायद बजट डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाए। अभी ऐसा कोई बजट डॉक्यूमेंट वहाँ अवेलेबल नहीं है। ना केवल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, बजट डॉक्यूमेंट तक हम जैसे लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अवेलेबल नहीं है जी। तो उससे ये पता नहीं लग रहा है कि ये हमारा जो टैक्स कलेक्शन जी 3-4 तरीके से ही दिल्ली में टैक्स कलेक्शन हो पाता है। स्टेट जीएसटी उसमें सबसे अहम हिस्सा है जी। लेकिन और जितने जैसे रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जी, और रोड टैक्स, वो वाहनों पे लगने वाले टैक्स वगैरह, 5-6 ही आइटम ऐसे हैं जो जिससे दिल्ली सरकार को टैक्स मिलता है और उससे हमें अपना बजट चलाना पड़ता है, उससे अपने बजट के खर्चे निकालने पड़ते हैं जी। तो बजट में ये कुछ ये जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस मद में हमें कितनी राशि मिलने की उम्मीद है जी। आपने कह दिया 1 लाख करोड़ का बजट बनाएंगे, तो आप ये भी बताइए कि देखिए हमें इस मद में इतनी राशि मिलने वाली है। और ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अभी बहुत सी चीज़ें इसमें बजट में ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं है। मित्तल साहब, आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो कितना फिट बैठता है आर्थिक नजरिए पे ये बजट, और व्यापारियों के लिए इस बजट में बड़े बड़े ऐलान की बात दिल्ली सरकार ने की है, किस तरह से देखा जाए? मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मध्य वर्ग था या व्यापारी वर्ग था वो काफी निगलेक्टेड था दिल्ली में जी। तो उसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया कि ट्रेडर्स बोर्ड एक बनाएगी जिनके जरिए
जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे टैक्सेशन को लेके हो या लाइसेंसेस को लेके हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके हो, उन समस्याओं के बारे में एक रोड मैप तैयार होगा और किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, उसके बारे में डेफिनेटली एक कदम उठाया जाएगा। इसी तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हालांकि दिल्ली में इंडस्ट्री काफी कम है लेकिन जो भी इंडस्ट्री है, अगर हम देखें तो डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें जो बेसिक सुविधाएं हैं उनमें काफी कमी है। जैसे रोड टूटी हुई है, सीवेज की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है, लोग उधर आ जा नहीं सकते, फ्री मूवमेंट्स नहीं है, टैक्सेशन को लेकर काफी इश्यूज हैं, तो उनके लिए वो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार लाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है कि स्टार्टअप्स वगैरह के लिए यंगस्टर को जो स्किल डेवलपमेंट में एक एलोकेशन करा गया है फंड और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। मैं समझता हूँ वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अच्छा स्टेप होगा। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फिल्म फेस्टिवल के ऊपर एक रिकॉग्निशन दिल्ली को दिया गया और एक आउटले रखा गया 30 करोड़ रुपए का, कि एवरी 2 इयर्स इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम होगा जी। ऑन द होल अगर हम सीवेज, वाटर ट्रीटमेंट, क्लीन वाटर के ऊपर बात करें या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करें कि जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह हैं उनको अंडरग्राउंड करने के लिए पहली बार एक कदम उठाया जाएगा जी। तो ये सारी बातें एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी, दिल्ली की जो स्थिति है बदतर से बेहतर होगी। मैं समझता हूँ कि काफी रोड्स दिल्ली वाले जूझ रहे थे फ्लड कंट्रोल्स को लेकर, बेटर सड़कों के लिए को लेकर, फ्री मूवमेंट्स ऑफ ट्रैफिक को लेकर, तो उसके ऊपर काफी अच्छा एक आउटले दिल्ली सरकार ने पहल करी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बजट है इसमें कि जो अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ फॉर झुग्गी जे डेवलपमेंट के ऊपर जो सरकार खर्च करेगी, तो उनकी जो एक लाइफ है उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ, वहां बेहतर पानी, बेहतर सड़कें, बेहतर सीवेज, इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे कदम है। उसके अलावा सेफ्टी ऑफ वीमेन, 50,000 सीसीटीवी बसेस में उनका ग्रीन कार्ड बनाना, 21,000 रुपीज प्रेग्नेंट वुमेन को एक इंसेंटिव देना जो बजटरी प्रॉमिस था, प्लस 2,500 महिला सम्मान योजना के तहत उनको पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो किसानों के लिए है, दिल्ली में हालांकि किसान बहुत कम है, तो उनका भी जो 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपीज कर दिया गया जी। जो पेंशनर्स हैं उनकी जो बकाया राशि थी, जो 60 ईयर्स सीनियर सिटीजन पेंशनर्स थे जी। 4 साल से उनको कोई पेंशन नहीं मिली थी, तो उनको भी बकाया राशि दी जाएगी, प्लस उनकी पेंशन विद इंक्रीज इन पेंशन अमाउंट चालू की। तो ये अच्छे प्रावधान हैं जी। काफी सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं, बच्चों के लिए है, आंगनबाड़ी की योजना है। इसी तरह से जो कामकाजी लेडीज हैं, वीमेन हु आर वर्किंग, उनके लिए भी एक अच्छा प्रावधान है, आंगनबाड़ी का प्रावधान है, उनके बच्चों के लिए नर्सरी वगैरह का प्रावधान है। तो ये जो बेसिक एक मूलभूत सुविधाएं थी, जो कमी थी दिल्ली में, उनकी तरफ एक ध्यान गया और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है, अच्छी पहल है जी। बंसल साहब, ये जो बजट है 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है दिल्ली में, और तो बजट को उसी तरह से समेकित किया गया जिस तरीके से मित्तल साहब भी बता रहे हैं और वाजपेयी साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी बताया कि बड़ा बजट तो जरूर है लेकिन इसमें जो फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है, क्या ये संतुलन बनाकर किया गया है? क्या समेकित बजट इसे कहा जा सकता है? हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, महिलाओं पर भी फोकस रखा गया है, छात्रों पर, युवाओं पर, और रोजगार का लेकर भी व्यापारी वर्ग को भी साधने की कोशिश की है, कनेक्टिविटी में भी सुधार की एक पहल देखने को मिल रही है, झुग्गियों के लिए भी जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है 700 करोड़ रुपए का आवंटन की बात कही गई है, गरीबों के लिए अटल कैंटीन खोलने की बात भी यहाँ पर की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यानी कि हर वर्ग को, हर तबके को छुआ गया है इस बजट में, ऐसा कह सकते हैं हम। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में
हमें मानकर चलना पड़ता है कि हम किसी एक वर्ग के लिए विशेष प्रोत्साहन नहीं रख सकते। हमको समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचना पड़ता है, संतुलन बैठाना पड़ता है। ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। तो उस कसौटी पर तो सरकार के सामने ये चुनौती भी है और सरकार ने कोशिश भी की है। नई सरकार है, उसके सामने जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके बड़े शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब बड़ी उपलब्धियां और उन सबका एक इतिहास रहा है। हालांकि भाजपा उनको कहती रही है कि वो सब उनकी फर्जी बातें थी, जो भी हम आप कहेंगे, लेकिन वो उनको बेहतर करके दिखाना है, ऐसा उन्होंने वायदा चुनाव में किया था। तो कोशिश करेगी बीजेपी की सरकार, और उनको मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक लाभ उनको जरूर होगा कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उसका केंद्र की सरकार के साथ टकराव था, तो वो लगातार रहा। उसके लिए कौन जिम्मेदार था उस बहस में हम यहाँ नहीं पढ़ना चाहेंगे, पर चूंकि ये बीजेपी की अपनी सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ उपराज्यपाल का जो रवैया होगा वो निश्चित रूप से बहुत ही सहयोगपूर्ण होगा और उसका लाभ निसंदेह जो विकास की योजनाएं हैं या जो विकास के कामकाज हैं या नई कोई योजना सरकार लागू करना चाहती है तो उसमें व्यवधान मुझे लगता नहीं आएगा। क्योंकि केजरीवाल की सरकार और बाद में आतिशी की सरकार तो यही शिकायत करते थे कि हम जो भी कोई योजना बनाकर पेश करते हैं उसको राज्यपाल महोदय मंजूरी नहीं देते, उपराज्यपाल महोदय, और लटकाए रखते हैं और फिर वो एक तरह से कालातीत हो जाती है। तो इस मोर्चे पर निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के लिए ये उपलब्धि की बात होगी। उनका ये एक तरह से एक पॉजिटिव बात है उनके पक्ष में कि केंद्र सरकार उनके साथ, उनकी अपनी सरकार है, मेजोरिटी की सरकार है, कोई जोड़ तोड़ नहीं करना है, तो वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाना चाहें, ये एक चुनौती होगी। और पहले बजट में उन्होंने 1 लाख करोड़ का बजट रखा है, जो निश्चित रूप से वार्ष्णेय जी ने कहा जीडीपी के कंपैरिजन में तो हम मान सकते हैं कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो गत वर्षों से ही यही हमारी एक परंपरा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर 31% बढ़ाया है तो इसको हम संदेह इसकी सराहना करेंगे, इसको एक अच्छी पहल मानेंगे सरकार की, और सभी वर्गों के लिए सरकार सोच रही है। पर अब देखना होगा कि वो इसको कितना मूर्त रूप धरातल पर दे पाती है, कितना वो अपने संसाधन जुटा पाती है और कितना वास्तव में जो लोग हैं उनको उसका लाभ मिलता है। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ, बनती रही हैं और उसके बाद उनका जो हश्र होता है कागजों पर लागू होती रही है, दुरुपयोग होता रहा है, भ्रष्टाचार होता रहा, ये सब चीजें भी हमने देखी हैं। तो केजरीवाल की सरकार ये दावा करती थी और आम आदमी पार्टी भी ये कहती थी कि हम दूसरों से भिन्न हैं और हम जो कहेंगे उसको करके दिखाएंगे और लोगों तक वास्तविक लाभ पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि जो वो लक्ष्य रख रहे हैं, जो बजट में उन्होंने नई योजनाएं सोची हैं, नई नीतियां सोची हैं, वो धरातल पर उतरें और लोगों को वास्तव में उसका लाभ मिले, तो निश्चित रूप से लोग उनके कायल भी होंगे और वो भी अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। वैष्णव साहब, जो बजट है जिस तरीके से हम भी जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि बीते बजट की तुलना में बेशक ये 31.5% ज्यादा है, लेकिन जो जीडीपी के मुताबिक ये बजट उस हिसाब से महज 9% ही रह जाता है। अब सवाल ये है कि 9% में जो ग्रुप्स को और जो हेडर्स को कोशिश की गई है सरकार के द्वारा समेकित करने की, कंसोलिडेट करने की, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भाई 27 साल बाद मौका मिला है तो अब बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी, हर वर्ग को संतुष्ट करेगी। झुग्गियों को भी ऐड किया गया, व्यापारियों को भी ऐड किया गया, यमुना सफाई को भी ऐड किया गया। स्वच्छ जल के लिए एक बड़ी समस्या है दिल्ली में, स्वच्छ जल के लिए भी 9,000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी 500 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। तो ये जो तमाम बड़े बड़े ऐलान है, ये कहा जा सकता है कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बंसल साहब ने जिक्र किया कि खींचतान होती थी आम आदमी पार्टी की सरकार में, हमने देखा था केजरीवाल अक्सर कहते थे कि केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती, दिल्ली में विकास नहीं चाहती है, एलजी साहब काम नहीं करने देते। क्या वो तो स्थिति कम से कम नहीं होगी, विकास की नई गाथा लिखे दिल्ली, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि कम से कम अब उपराज्यपाल की तरफ से कोई अड़चन पैदा नहीं होगी और जो ब्यूरोक्रेसी भी जो अड़ंगे डाला करती थी जी, वो सारी अड़चनें नहीं रहेंगी। और 1 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें जो भी जिस चीज़ के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए उनका इस्तेमाल होगा जी, और वो जो वायदे किए जा रहे हैं वो शायद धरातल पर उतरेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना था जी कि जितनी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कह रहे थे अभी हमारे बंसल साहब ने शुरू में ही बोला था कि दिल्ली तो है ही विकसित जी, दिल्ली विकसित नहीं है।
बहुत थोड़ा हिस्सा है दिल्ली का जी जो विकसित है जी। बाकी पूरी दिल्ली को जाकर के देखिए, दूर दराज के इलाकों को जाके देखिए, गलियों मोहल्लों को जाकर के देखिए, मूलभूत समस्याएं। बहुत पैसे की जरूरत है। दिल्ली का बजट सचमुच में और बड़ा होना चाहिए था जी। जैसे कि वाटर और सैनिटेशन के लिए 9,000 करोड़ जो बात कही गई है, जिसमें मेरे ख्याल से ये नालों की सफाई और यमुना की सफाई वगैरह ये सारी चीज़ें शायद इसमें सम्मिलित हों। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली की केवल ये ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से रिवोल्यूशनरी ढंग से चेंज करने के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। बिल्कुल 9,000 करोड़ रुपए से कुछ होने वाला नहीं है जी। आप देख लीजिएगा। मैं मतलब ये इस समय एक अच्छा बजट प्रेजेंट किया है, तो मैं कोई नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। एक साल के बाद भी नजर आएगा कि समस्याएं जो कुछ भी वायदे किए जा रहे हैं उनमें से केवल 10-15% ही पूरे हुए हैं। कुछ अच्छे इनिशिएटिव हैं, जैसे कि झुग्गी झोंपड़ियों के लिए एक विशेष ध्यान देने की कोशिश की गई है जी। बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप वगैरह देने की बात कही गई है जी। जो ऑलरेडी बीजेपी सरकारें यूपी वगैरह में करती आ रही हैं। उससे प्रेरणा मिलती है बच्चों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और जो विशेष अंतर मुझे इस बजट में नजर आया है पिछली सरकार से जी, कि एक तो इसमें ये पता नहीं लग रहा कि एजुकेशन पे वो सबसे ज्यादा खर्च किया करते थे, अप्रोक्सीमेटली 24-25% जो बजट का अकेले एजुकेशन पे खर्च किया करते थे जी। इसमें सारे अलग अलग करके फिगर तो दी हुई है, मुझे नहीं लग रहा कि ये 20-22-24% होने जा रहा है। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है इसमें सब्सटेंशियल नहीं तो कटौती हुई है, कम किया गया है बजट ये शिक्षा का। और स्वास्थ्य के मामले में तो मेरे ख्याल से कम नहीं किया है। जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बढ़ाया है जी, जिसमें केजरीवाल सरकार उतना ध्यान नहीं देती थी, जिससे जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें उतना सुधार जितनी की दिल्ली में अपेक्षा की जाती है वो नहीं हो पाता था। तो मैं फिगर अभी देख रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे 28,115 करोड़ रुपए जी इन्होंने आवंटित किए हैं रेखा जी ने। ये जो है कितनी इंक्रीज है जी, केजरीवाल सरकार का जो पिछला बजट था उससे कितनी इंक्रीज है। जब तक इसका ये ना बताएं तब तक पता नहीं लगेगा कि ये 28,115 करोड़ रुपए का क्या मतलब है। ये 86% वृद्धि है जी पिछले बजट की तुलना में। ये वृद्धि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 86% है जी। तो ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं अच्छी होंगी जी, और जिसको कहते हैं विकसित दिल्ली बनाना है तो विकास के लिए कुछ चीजें नजर आएंगी। ठीक है मित्तल साहब, ये बजट अगर व्यापारियों के लिहाज से देखा जाए प्रॉफिट प्रोपोर्शन बढ़ाएगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ पॉलिसीज इस बजट में की गई हैं, मार्केट में रिस्क फैक्टर कम होगा, लिक्विडिटी की बात करें तो उस पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं, ओवरऑल एनालिसिस देखें एज इकोनॉमिस्ट तो वो क्या कुछ नजर आता है? क्योंकि हर बजट में कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को एक उम्मीद रहती है कि कुछ बेटर होगा, भाई हम हर चीज में तालमेल बैठा कर रखें और संतुलन बनाकर रखें और निवेश कर सके। क्या कुछ ऐसा इस बजट में नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उनकी जो समस्याएं हैं व्यापारी वर्ग या इंडस्ट्री, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना, फिर उसके लिए पहल करना और पॉलिसी डिसीजन लेना, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें उन्होंने एक पहल करी है। अब इसका रिजल्ट सामने आएगा। प्लस उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट वगैरह की बात करी है बजट में कि हर वर्ष इन्वेस्टर्स समिट की जाएगी, ग्लोबल समिट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर पोल्यूशन जैसे विषयों पे इन्वेस्टमेंट लाने की बात करी गई है। तीसरा, इसमें सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि जो बिजली की समस्या है और जो सस्ते दरों पे बिजली मुहैया कराई जाए, उसके लिए उन्होंने 70,000 का अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम 70,000 का प्रावधान करा है, जिससे कि
जो भी अपने यहाँ इंस्टॉल करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा 70,000 करोड़ का, 70,000 रुपीज का। तो मैं समझता हूँ तो ये काफी अच्छी पहल है। इसके साथ साथ जो सीवेज के ऊपर या हेल्थ के ऊपर जो बात हो रही थी, हेल्थ के ऊपर हमने देखा कि 14-15 हॉस्पिटल्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे जिनका पिछले 10 साल से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ या उनको कंप्लीट नहीं करा गया या उनको इस्तेमाल योग्य नहीं बनाया गया। उसके ऊपर सरकार ने बोला है कि भाई डेफिनेटली उसमें 10 या 12 जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कंप्लीट करने का प्रावधान है, जिससे कि लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिल पाए। उसके साथ साथ नरेला में एक नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी गई है, ये एक बड़ा अच्छा कदम है। जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट स्कूल्स हैं, या स्कूलों में लैपटॉप या टीवी या स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करने की बात है, ये एक अच्छी पहल है। तो जिससे स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा, प्लस उनकी जागरूकता काफी बढ़ेगी। तो ये आने वाले समय में नींव रखी गई है। मैं नहीं समझता कि 1 साल में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली जो समस्याएं हैं उनको रिकॉग्नाइज करके फिर उनको एड्रेस करना, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन टू वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम्स इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि 1 साल में सब कुछ तीर मार लेंगे या हो पाएगा, वो गलत है। डेफिनेटली अगर 15% इंप्रूवमेंट देखने को मिले एज पर द बजटरी आउटले ऑफ 1 लाख करोड़, तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक अच्छी पहल होगी, अच्छा स्टेप होगा। और जो उनका डिलीवरी मैकेनिज्म है वो एक तरह से काफी सामने देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बजट को समेकित रूप से देखा जा रहा है कि विकास का बजट है। दिल्ली में बीजेपी सरकार इसे विकसित दिल्ली के बजट के रूप में देख रही है, बता रही है। अब सवाल ये कि धरातल पर उतरने की बात है, जिससे हम चर्चा भी कर रहे हैं। हर वर्ग को छूने की बात तो जरूर की है, लेकिन धरातल पर उतरेंगी वो तमाम योजनाएं, वो तमाम आवंटन जो इस बजट के माध्यम से किए गए, देखने वाली बातों की। फिलहाल दिल्ली सरकार का यह बजट हर वर्ग को छूता हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा और गरीब व्यापारी, हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई इस बजट में। उम्मीदों का बजट इसे कहा जा सकता है, लेकिन धरातल पर कितना काम करेगा, सरकार किस तरह देखेगी, देखने वाली बातों की। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।